गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, गैलीलियन रूपांतरण। ये टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स के यूनिट फर्स्ट से हमने लिया है। फर्स्ट यूनिट में चलता है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। मैं अनीता राज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम एक बार जाते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि उसी से आगे बढ़ते हुए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। वह निर्देश तंत्र यानी वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? एब्सेंट है की उपस्थिति में वहाँ पे जो मोशन है वो एसिलरेशन वाली मोशन नहीं होगी, यानी गति जो है त्वरण रहित हो। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, इसमें न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैलिड होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। ये लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। और इस प्रकार के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं को गैलीलियन या न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। अब बात आती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो, यानी जो निर्देश तंत्र है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी मूव नहीं कर रहा है, के सापेक्ष कण की पोजीशन ज्ञात हो, यानी पता हो हमें, तो वे रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य इनर्शियल फ्रेम्स के सापेक्ष कण की पोजीशन ज्ञात की जा सके उन्हें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इन संबंधों के द्वारा दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण की अन्य भौतिक राशियां जैसे वेग, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स आदि के लिए भी रूपांतरण संबंध ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। क्या है इसका मतलब? कि अगर कोई एक इनर्शियल फ्रेम है, उसमें किसी कण के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो, यानी गिवन हो, तो वे गणितीय समीकरण या वो मैथमेटिकल रिलेशंस या इक्वेशंस जिनकी सहायता से किसी अन्य एक समान वेग से गतिशील इनर्शियल फ्रेम में कण के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए जा सके उन्हें हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब आप बात आती है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा स्थिति का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, और सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा विस्थापन का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्थिति का जो रूपांतरण है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट होगा इसका जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं एक दूसरे के पैरेलल हों तथा उनमें से एक जो फ्रेम है दूसरी फ्रेम के सापेक्ष, यानी द्वितीय फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे हम इस पूरे वीडियो में। द्वितीय इनर्शियल फ्रेम प्रथम इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग से गति में हो, यानी एक फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा। सेकंड टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट का सब पार्ट है वो कि प्रारंभ में हमने फर्स्ट जो टॉपिक लिया है इसका सब पार्ट लिया है, उसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दोनों इनर्शियल फ्रेम है वो कोइंसिडेंट है, संपाती हैं। दूसरे में हम बात करेंगे कि हमारी जो इनर्शियल फ्रेम्स हैं वो प्रारंभ में संपातित नहीं है, प्रारंभ में संपातित नहीं है। ये हमारा पहले टॉपिक का सब पार्ट होगा सेकंड। अब हम बात करते हैं स्थिति का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। स्थिति का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन ये 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इस वीडियो में। हम मानते हैं कि कोई भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे हम यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, वाई एंड जेड।
यहाँ से हम देखते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है P है, इस पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y एंड z, और ये ओरिजिन पॉइंट होगा इसकी यहाँ से जो स्थिति सदिश है यानी जो डिस्टेंस है वो होगी r। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कण S फ्रेम में पोजीशन का जो पॉइंट है P, उसके लिए जो हम वेक्टर लिखेंगे यानी पोजीशन वेक्टर लिखेंगे उसको हम लिखेंगे O से P की डायरेक्शन में है ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो हमने R लिए। OP इक्वल में R वेक्टर इक्वल I कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। यहाँ हम देख रहे हैं कि I, j एंड k ये यूनिट वेक्टर हैं S फ्रेम में x, y एंड z के अनुदिश। अब हम आगे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि दो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम्स हैं, एक हमने यहाँ पर ली है S फ्रेम और दूसरी हमने ली है यहाँ पर S डैश फ्रेम। चूँकि S जो फ्रेम है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में x, y एंड z। ऐसे ही हम बात करेंगे कि हमारे पास जो S डैश जो फ्रेम है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में x डैश, y डैश एंड z डैश। चूँकि ये S एंड S डैश या हम ऐसा माने दोनों फ्रेम के y एंड y डैश जो हैं वो पैरेलल चलेंगे, चाहे फ्रेम S डैश कहीं भी v वेलोसिटी से मूव करे, तो ये कहलाएगा कि इन दोनों फ्रेम्स का जो ओरिजिन है ये कोइंसिडेंस है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ओरिजिन पॉइंट O से P की जो पोजीशन है वो R वेक्टर से दी जाएगी, O डैश से P की पोजीशन वेक्टर है वो R डैश से दी जाएगी, तथा O से O डैश, चूँकि हम मान रहे हैं कि S डैश फ्रेम जो है v कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और यहाँ हम टाइम t की बात करें तो डिस्टेंस होगी r इक्वल वी टी, या वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और r इक्वल में हो जाएगा वी टी। तो ये O से O डैश की जो डिस्टेंस है उसे हम लेंगे वी टी से। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपातित हैं, ये हमने देखा डायग्राम। जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में कोइंसिडेंट हैं, पहला हम देख रहे हैं कि एस डैश जो फ्रेम है t टाइम t इक्वल 0 पे कोइंसिडेंट है, नियत वेलोसिटी v से मूव कर रही है। निर्देश तंत्र एस डैश के तीनों एक्सिस s के पैरेलल रहेंगे। किसी भी पोजीशन की हम बात करें यानी किसी भी टाइम की हम बात करें x डैश, y डैश एंड z डैश x, y एंड z के पैरेलल रहेंगे, तो t सेकंड पश्चात O पर प्रेक्षक के सापेक्ष S डैश के मूल बिंदु का जो स्थिति सदिश है O डैश होगा, क्योंकि v कांस्टेंट है। इस क्षण यानी किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर S डैश में कण P के पोजीशन वेक्टर R डैश इक्वल में, तथा कोऑर्डिनेट्स यहाँ होंगे x डैश, y डैश एंड z डैश। तो हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं O डैश P इक्वल में R डैश, O डैश P इक्वल में R डैश इक्वल I कैप x डैश प्लस j कैप y डैश प्लस k कैप z डैश। अब हम एक बार वापस से उस डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अगर हम वेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करें ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल है हमारे पास में O डैश P, ट्राइंगल है O डैश P, इसकी हम बात करें तो R इक्वल में होगा R डैश प्लस वी टी, यानी इस सदिश के बराबर में ये सदिश प्लस ये सदिश इक्वल में होगा R इक्वल में R डैश प्लस वी टी और R डैश इक्वल में R माइनस वी टी, R डैश इक्वल में R माइनस वी टी। यानी हमें जो गिविन था वो हमें कोऑर्डिनेट गिविन था R और क्या गिविन था वी टी। तो हम यहाँ पर S डैश फ्रेम की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, चाहे वो x हो, y हो या z हो, उनको हम फाइंड कर सकते हैं। ट्राइंगल O डैश P से हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि R डैश इक्वल R माइनस वी टी। ये जो इक्वेशन है ये पोजीशन वेक्टर का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाता है। पोजीशन वेक्टर का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाता है। यदि S
के सापेक्ष जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश के वेग v के घटक जो पोजीशन कंपोनेंट्स है वो हम vx, vy एंड vz लें तो v वेक्टर इक्वल में i कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz होगा। v वेक्टर इक्वल में i कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz। चूंकि हम यहाँ जान रहे हैं कि r डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x डैश, y डैश एंड z डैश हैं तथा r के कोऑर्डिनेट्स हैं वो i, j एंड k हैं। v के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ देख लिए हैं, कंपोनेंट्स vx, vy एंड vz हैं इनटू में t। जैसे हम इन वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं तो हम यहाँ पर कंपेरिजन के बाद पाते हैं i, j एंड k। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में i, j और k के कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे तो x डैश इक्वल x माइनस vxt, y डैश इक्वल y माइनस vyt और z डैश इक्वल z माइनस vzt। ये होंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स पोजीशन के, यानी कण के कोऑर्डिनेट्स हैं पोजीशन के हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे कण के निर्देशांकों में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने माना था कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंसिडेंस है, यानी दोनों के ओरिजिन जो है हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहे, एनी टाइम एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश एक्स, वाई और जेड के पैरेलल रहेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपातित नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है, बाद में हम उसको किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कोइंसिडेंट कर देते हैं। यहाँ हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। ये हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स, वाई एंड जेड। दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास एस डैश है और थर्ड हमने ली है एस ओ डैश। जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोइंसिडेंस नहीं है तो हम मानते कि टी टाइम पर निर्देश तंत्र एस डैश के मूल बिंदु ओ डैश का स्थिर निर्देश तंत्र एस के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, आर नोट है। जब दोनों, हम टी टाइम की बात करेंगे कि टी टाइम पर दोनों जो निर्देश तंत्र थे वो कोइंसिडेंस थे, तो हम यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ की जो टाइम जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, आर नोट मान लेते हैं। किसी टाइम टी के पश्चात टी सेकंड में यह निर्देश तंत्र एस डैश दूरी ओ ओ डैश वी टी तय करता है। किसी टाइम पर ये इतनी दूरी तय कर लेता है। वही हम इस पूरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल एडिशन के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओ पी इक्वल में OP इक्वल में ओ डैश प्लस में ओ डैश प्लस ओ डैश पी, यानी यहाँ पर तीन टर्म्स हमारे पास में आएंगी जिनको हम लेके चलेंगे। हम जान रहे हैं कि OP इक्वल में R है, ओ डैश इक्वल में है आर नॉट प्लस ओ डैश इक्वल में है VT प्लस में ओ डैश पी इक्वल में आर डैश। चूँकि हम एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को एस फ्रेम से कोरिलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे आर डैश इक्वल में आर डैश इक्वल में आर माइनस आर नॉट माइनस में VT। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। एस डैश फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पर हम वही एक्स, वाई एंड जेड यूज़ कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए एंड जेड डायरेक्शन के लिए, जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि विस्थापन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। हम किसी भी निर्देश तंत्र में एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो हम वहाँ पर टी टाइम लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी टाइम डिफरेंस की बात करेंगे तो हम वहाँ पर
T1 एंड T2 लेंगे। माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र जिसमें कोई मोशन नहीं है, किन्हीं दो बिंदु P और Q के स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 हैं, तो विस्थापन क्या होगा, R2 माइनस में R1, जिसे D से डिनोट करते हैं, इंटू D। यहाँ हम बात करने हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S एंड S डैश। एस फ्रेम के लिए ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है हमारी R1, और एस डैश फ्रेम के लिए ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है हमारी R2। तो ये जो यहाँ का इन P से Q का जो डिफरेंस है वो D इक्वल कहलाएगा R2 माइनस में R1। ये हमें फाइंड करना है, D इक्वल में R2 माइनस में R1। यदि किसी अन्य गतिशील निर्देश तंत्र S डैश में इस डायग्राम के अनुसार इन्हीं दो बिंदुओं के स्थिति सदिश R1 या R2 हो, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ली थी उसे यूज़ करते हुए हम चलेंगे। वो क्या इक्वेशन थी, R डैश इक्वल में R माइनस वी टी, R डैश इक्वल में R माइनस वी टी, उसी को हम यूज़ करेंगे। R1 डैश के लिए R1 माइनस वी टी और R2 डैश के लिए R2 माइनस वी टी। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। R2 माइनस R1 डैश, R2 माइनस R1 डैश 7 तथा 8 इक्वेशन जो 7 एंड 8 है उनकी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। R2 डैश माइनस R1 डैश इक्वल में R2 माइनस वी टी, पहले हम R2 की वैल्यू रखेंगे, माइनस में R1 माइनस वी टी। तो D डैश इक्वल हमें फाइंड हो जाएगा R2 माइनस R1, जो कि R2 माइनस R1 हमने किसके इक्वल लिया था पहले, PQ इक्वल D इक्वल R2 माइनस R1, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के सापेक्ष जो स्थिति सदिश का जो चेंजेस था, पोजीशन का जो चेंजेस है वो लिया था। यहाँ हम देख रहे हैं कि D डैश इक्वल में D, इसे हम कहते हैं गैलीलियन इन्वेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। गैलीलियन इन्वेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी एस डैश फ्रेम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अर्थात यह गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन या सदिश दूरी अचर रहती है, इनवेरिएंट रहती है। इसे विस्थापन के गैलीलियन रूपांतरण या गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं, गैलीलियन इन्वेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू।